Now I am become death, the destroyer of worlds. That's scary because I've never seen such a person out there before. And it had big eyes. That's all I saw about it, big eyes. सोलह जुलाई 1945 सुबह के 5:29 पर यूएस आर्मी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था ट्रिनिटी। यह विस्फोट इतना विनाशकारी था कि इससे 20,000 टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मेन लीडर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, उन्होंने गीता और महाभारत का बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया और अपने मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी। जॉन ओपेनहाइमर यह बात जान चुके थे कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम की तरह ही विनाश करने वाला अस्त्र था। इस टेस्ट के बाद उन्हें भगवत गीता के कुछ श्लोक याद आए और उन्होंने कहा, मैं बन गया हूँ मौत, संसारों का विनाशक। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. लेकिन उनके शब्दों में वो एक बड़ा गूढ़ संदेश था जो हजारों साल पहले महाभारत और रामायण में दिया गया था। रामायण और महाभारत में दिव्यास्त्रों का जिक्र मिलता है। मंत्र से संचालित अस्त्र दिव्यास्त्र कहे जाते हैं। दिव्यास्त्रों का उपयोग करके प्रलय की स्थिति बन जाती थी। ये महाविनाशक होते थे। उस काल में दिव्यास्त्र कुछ खास लोगों के पास ही थे और उन लोगों को ये दिव्यास्त्र उनके गुरुओं या उनके देवताओं से मिलते थे। जिनके पास ये दिव्यास्त्र होते थे उनको इसकी पूरी जानकारी दी जाती थी और उनसे ये कहा जाता था कि इनका उपयोग सिर्फ मानव कल्याण अथवा धर्म के पक्ष में किया जाना चाहिए। रामायण में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र चलाने से रोका था। राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं। शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। महाभारत के समय अश्वत्थामा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने पर वेद व्यास जी ने उन्हें अपनी शक्ति से रोक दिया और कहा था कि तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो, नहीं तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में समर्थ नहीं था और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद की स्थिति क्या होती है, इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौर करने वाली बात है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉलआउट के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसा ही रहा होगा। महाभारत और रामायण में उन विनाशकारी अस्त्रों का उपयोग करने से बार बार रोका जा रहा था, क्योंकि ये अस्त्र पृथ्वी को पूरी तरह से जीव विहीन करने में सक्षम थे। लेकिन सिर्फ उस समय नहीं बल्कि आज भी यही सिलसिला जारी है और हमारे अतीत में हुई कुछ घटनाओं से यह बात सिद्ध भी हो सकती है। पहली घटना 16 सितंबर 1994। जिम्बाब्वे के रुआ में स्थित एरियल स्कूल के 62 बच्चों ने यह दावा किया कि उन्होंने आसमान में एक सिल्वर कलर्ड फ्लाइंग क्राफ्ट उड़ता हुआ देखा, जो बाद में स्कूल की प्रॉपर्टी के बाहर पेड़ों के बीच में लैंड हुआ और उसमें से एक काले कपड़े पहने हुआ और बड़ी काली आंखों वाला जीव उतरा। Just say exactly what you want to say, okay? Well, I was running and playing, and then I saw this maroon color in the sky. Why don't we follow it?
We saw this like a silver thing down there. It was a silver oval thing that flew past really slowly. I saw the bigger one and the spaceship, like 4 or 5 of them. It was red, green, and yellow. There was this big ship. It had these lights, these patterns, and it flew. I thought, no, it's not a UFO. And then I looked carefully at it, and I thought maybe. सभी टीचर्स उस समय मीटिंग कर रहे थे। स्कूल के हेड टीचर ने उन्हें उसे ड्रॉ करने के लिए कहा जो उन्होंने देखा है। टीचर्स हैरान हो गए। सभी बच्चों ने एक जैसी ही ड्राइंग्स बनाई जिसमें एक फ्लाइंग क्राफ्ट को पेड़ों के बीच में खड़े दिखाया गया था। साथ ही कुछ बच्चों ने तो पेड़ों और एक फ्लाइंग क्राफ्ट के अलावा उस फ्लाइंग क्राफ्ट से उतरे एक क्रिएचर को भी बनाया था जो ग्रे एलियन जैसा था। He had a big head and big black eyes and was dressed in a black bodysuit. They were wearing pure black. And I came down and I saw the funny man with his eyes here, and I saw a spaceship, and there were a few little ones around it. How far away were you when you saw him? Not very far. Not very far. About a meter away. A meter away, that close? Yes. And how big was the figure? It was about as big as a grade 6. जो कि डराने वाली बात थी। आज भी एरियल स्कूल में वो सारी ड्राइंग्स मौजूद है। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकेट्री के प्रोफेसर जॉन मैक एरियल स्कूल के बच्चों का इंटरव्यू लेने पहुंचे। जॉन मैक एलियन अब्डक्शन मामलों में काफ़ी रुचि रखते थे और उन्होंने 1990 के दशक में कई यूएफओ साइटिंग्स के मामलों की जांच भी की थी। He was looking at all of us. What did it feel like when he was looking at you? Felt scared. It felt scared? What was scary about it? Well, felt scared because I've never seen such a person like that before. And I saw this person, and it had big eyes. That's all I saw about it, big eyes. They had short legs and quite a long top, with a big head and eyes that are bigger than ours. How much bigger than ours? 4 or 5 times the size. 4 or 5 times the size of ours. So then I was looking at him, right? Yeah. Then he was looking at me back. I couldn't just keep on looking at him, so I had to stop and I looked sideways. But I was looking straight into his eyes. Well, he never said anything. It's just that the face is the eyes. Maybe they're trying to communicate with us, show us something which we don't know about. मैक के इंटरव्यू में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि उस फ्लाइंग क्राफ्ट से उतरे जीव ने कुछ बच्चों को टेलीपैथिकली एनवायरमेंटल मैसेज दिया था। Don't look after the planet. All the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. Is this an idea you have had before, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. मैक के इंटरव्यू में एक 5th ग्रेडर ने बताया कि उस जीव ने उसे चेतावनी दी कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। एक 11 वर्षीय लड़की ने मैक से कहा, मुझे लगता है कि वे चाहते हैं लोग जाने कि वास्तव में हम इस दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें बहुत अधिक तकनीकी नहीं होना चाहिए। I think they want people to know that we're actually making harm on this world and we mustn't get too technologized. एक बच्चे ने कहा कि उससे कहा गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि वे ग्रह की देखभाल नहीं कर रहे हैं। बच्चे इस बात से बार बार इनकार करते रहे कि उन्होंने कोई प्लेन देखा है। इस घटना के 62 बच्चे गवाह बने जो 6 से 12 साल तक के थे। ये घटना अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूएफओ इंसिडेंट्स में से एक बन गई। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें एक्सट्राटेरेस्ट्रियल्स ने हमें पोल्यूशन या टेक्निकली एडवांस्ड होने का मैसेज दिया हो। एरियल स्कूल की इस घटना से 27 साल पहले
24 मार्च 1967 को एक यूएफओ ने अमेरिका के मोल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर तैनात 10 न्यूक्लियर आईबीएम मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर दिया था। यह दावा अमेरिका के पूर्व वायुसेना अधिकारी रॉबर्ट सालास ने किया था। I was a missile launch officer at Malmstrom Air Force Base. We had 10 missiles that we were monitoring. And on March 24th, 1967, I get a call from the topside guard saying that he's seeing a glowing red object hovering outside the front gate. Then my missiles started shutting down. I lost all 10 nuclear missiles while this object was still up above us. They were able to penetrate 60 feet of earth and concrete through triply shielded cables and shut down our missiles in a very specific way. At another facility about a week earlier, same thing happened. और सालास का कहना था कि ठीक 8 दिन पहले भी इसी तरह की एक घटना अन्य मिसाइल लॉन्च सिस्टम के साथ हुई थी। ये पहली बार था जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने सीधे सीधे हमारी सुरक्षा में दखल अंदाजी की थी। यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर उन आईबीएम्स को हमें नुकसान पहुँचाने के लिए डिसेबल किया गया था तो कितना समय लगेगा एक ऐसी सिविलाइजेशन को हमसे जीतने में जो टेक्निकली इतनी एडवांस्ड है कि उन्होंने हमारी आईबीएम्स को कुछ ही सेकंड्स में बेकार कर दिया हो। और भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने हमें इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करने का संदेश दिया हो। और अधिकतर यूएफओज या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स क्राफ्ट अक्सर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और सेना के फाइटर प्लेन्स यहाँ तक कि हमारे रॉकेट्स का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिसमें उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने हमारे रॉकेट तबाह कर दिए और हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के साथ सीधे तौर पर छेड़छाड़ की है। इससे एक बात तो साफ है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या वो एलियन सिविलाइजेशन नहीं चाहती कि हम न्यूक्स का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को हमारी इतनी चिंता क्यों है। तो शायद इसका जवाब भी हमें अपने अतीत को देखकर मिल सकता है। हम सब जानते हैं कि इस समय पृथ्वी पर इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि ये हमारी पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं और इनसे फैलने वाले रेडिएशन की तो कल्पना ही की जा सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से जो रेडिएशन फॉल आउट हुआ था उसका दुष्प्रभाव आज भी मौजूद है। चेरनोबिल की घटना के बारे में हम सब जानते हैं। वहाँ जो चीज़ें जैसी थी आज भी वैसी ही है। उनमें रेडिएशन है और उन्हें छुआ तक नहीं जा सकता और वहाँ लोग भी नहीं रहते। ये दोनों घटनाएं पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब हमारे पास और भी एडवांस्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइल्स है जो 100 किलो टन भारी न्यूक्लियर बम को गिरा सकती है और जो न्यूक्लियर बम हमने आज डेवलप किए हैं उनमें से एक बम ही पृथ्वी की ओजोन लेयर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एक आकलन के अनुसार हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसे 6 अगस्त 1945 के दिन से हर 2 घंटे के अंतराल पर दिन में 12 बार गिराया जाए और यह सिलसिला आज तक जारी रहे, तब भी इससे इतना विस्फोटक पावर नहीं बनेगा जितना अभी दुनिया के सभी परमाणु हथियारों में मौजूद है। अब आप सोचिए कि अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाए और वो न्यूक्लियर वेपन्स से लड़ा जाए तो क्या होगा। पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। और शायद यही कारण है कि एलियंस हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें टेक्निकली इतना एडवांस्ड नहीं होना चाहिए कि हम हमारी सभ्यता को ही खत्म कर दें। और अगर मार्स कॉन्स्पिरेसी सही है तो मंगल ग्रह पर ऐसा हो भी चुका है। मार्स कॉन्स्पिरेसी के अनुसार मंगल ग्रह का रंग प्राकृतिक तौर पर लाल नहीं है, बल्कि उसका रंग न्यूक्लियर वॉर की वजह से लाल है। मंगल ग्रह पर भी कभी एक ऐसी सभ्यता रही होगी जो टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड होगी, जिसके पास एक से बढ़कर एक न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और उन्हीं हथियारों से उन्होंने अपना अस्तित्व ही खो दिया। और जो एलियन सिविलाइजेशन हमें आज दिखाई देती है वो नहीं चाहती कि पृथ्वी की हालत मंगल जैसी हो। और अगर देखा जाए तो ट्रिनिटी टेस्ट के बाद अचानक ही यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की चिंता हमें लेकर बढ़ गई थी, क्योंकि हम इंसानों के हाथों में अब एक ऐसी पावर थी जो कुछ ही सेकंड्स में शहर के शहर काम कर सकती थी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हमारी सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो यह सच अधूरा है, क्योंकि हमें संदेश देने वाली वो सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस्ड है और वो सिविलाइजेशन यूनिवर्स के हज़ारों राज भी जानती होगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी हो सकता है कि पृथ्वी को बचाने के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं हो कि हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि पृथ्वी के खत्म होने से उस एलियन सिविलाइजेशन को भी नुकसान हो रहा हो, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी अकेला नहीं है।
सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। शायद हमारी पृथ्वी पर होने वाली बड़ी घटनाओं का असर ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी जगहों पर भी पड़ता है। पृथ्वी का भी इस ब्रह्मांड में एक खास महत्व है। हम इंसान फिलहाल इतने विकसित नहीं हैं कि इस एडवांस्ड साइंस को समझ सकें, और शायद यही वजह है कि एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हमें बार बार न्यूक्लियर पावर के लिए निर्देश दे रही है। अगर इन सभी बातों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये भी संभव है कि हम हमेशा से एक ऐसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन की निगरानी में रह रहे हैं जो हमारे बारे में, मार्स के बारे में वो सब कुछ जानती है जिसके बारे में हम आज सोच रहे हैं। और वो एलियन सिविलाइजेशन चाहती है कि हम टेक्निकली एडवांस्ड हो जाए, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हम अपना अस्तित्व ही खो दें। वो जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा भविष्य क्या है।